आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है रेंडो क्लासेस। इस चैनल पे आपको सभी तरह के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एरिक एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। इस टॉपिक के अंतर्गत हम कई डिफरेंट कंटेंट्स को देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले एरिक एरिक्सन्स का बायोग्राफी, फिर उनका आइडेंटिटी क्राइसिस, फिर साइकोसोशल डेवलपमेंट, फिर स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, समरी, और फिर लास्टली हम लोग एमसीक्यू देखेंगे इसी साइकोसोशल डेवलपमेंट के। एरिक एरिक्सन एक जर्मन बॉर्न जूइश आर्ट टीचर था जिसके पास किसी भी तरह का कॉलेज डिग्री नहीं था। जब नाजीज ने ज्यूस को मारना शुरू किया उस वक्त इन्होंने जर्मनी को छोड़कर डेनमार्क चले गए और डेनमार्क के बाद फिर ये बॉस्टन चले गए, और बॉस्टन जो कि अमेरिका में, और वहीं पर रह के वो एक साइकोएनालिस्ट बने और उन्होंने साइकोलॉजी को एक रेवोल्यूशनाइज फॉर्म में ला दिया। उसके बाद उन्होंने दिखाया कि पर्सनालिटी जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है और समय के अनुसार वो चेंज होता है, और वो सिर्फ चाइल्डहुड के टाइम पे ये चेंज नहीं होता, ये पूरा टाइम लगता है, चाइल्डहुड के बाद भी ये चेंज होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस एक टर्म है जिसको एरिक एरिक्सन ने दिया था, जिसमें उन्होंने समझाने की कोशिश किया था कि आइडेंटिटी क्राइसिस या फिर एक हेल्दी कंफ्यूजन जो है एडोलेसेंस एज में आता है, और एडोलेसेंस एज में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो है कौन और उनका पर्पस क्या है दुनिया में। तो जब वो उस क्वेश्चन का जब वो आंसर ढूंढने लगते हैं तो इसी वक्त ये कंफ्यूजन आता है, उसे हम लोग आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। और ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो होता है जब बच्चा स्ट्रगल करता है इस चीज को जानने के लिए कि आखिर वो है कौन, तब उसके अंदर बहुत सारा रेशनलाइज थिंकिंग आता है, लॉजिक अप्लाई करने लगता है, और उससे उसके अंदर एक ऑथेंटिक स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब होता है कंफ्यूजन, और उसी से बच्चा क्या करता है, एक न्यू स्किल या फिर एक लॉजिकल एप्टीट्यूड को वो डेवलप करता है। इसीलिए आइडेंटिटी क्राइसिस एक अहम स्टेज या फिर एक अहम पॉइंट होता है एडोलेसेंस में या फिर एक बच्चे के लाइफ। साइकोसोशल डेवलपमेंट एक थ्योरी है जो कि ह्यूमन पर्सनालिटी पे दिया गया है, जिसमें एरिक एरिक्सन ये प्रूव करता है कि साइकोसोशल जो डेवलपमेंट होता है या फिर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है ह्यूमन में, वो सिर्फ बचपन में नहीं होता है बल्कि पूरे लाइफ में वो चलता रहता है। और ये जो पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो पूरा 8 स्टेजेस में डेवलप होता है, और हर एक स्टेज में जो एक बच्चा होता है या एक पर्सन होता है वो अलग अलग तरह का प्रॉब्लम्स को फेस करता है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर सोशल प्रॉब्लम होते हैं, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है एक पर्सनल नीड, मतलब कि एक इंसान को चाहिए क्या और लोग उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इसी दोनों के बीच में एक क्राइसिस आता है जिससे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट यानी साइकोसोशल मतलब ब्रेन मतलब साइकोलॉजिकल पावर एज वेल एज सोशल स्किल, ये दोनों डेवलप होता है। सक्सेसफुली रिजॉल्विंग दैट क्राइसिस बिल्ड स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, और बच्चा जैसे जैसे साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम दोनों को मिल के जब वो उसको सॉल्व करता है तो बच्चे के अंदर एक साइको सोशल स्ट्रेंथ डेवलप होता है, मतलब कि किस सोशल सिचुएशन में किस तरह का आइडिया वर्क करेगा, कौन सा सोशल सिचुएशन में क्या करना है ये वो सीखेगा। जैसे कि अगर एक मंदिर बच्चा जाता है तो उस मंदिर में कैसे बिहेव करना है, वहीं पे अगर वो स्कूल जाता है वहां पे कैसे बिहेव करता है, या फिर एक डिस्को में पार्टी के लिए जाता है तो वहां पे उसको कैसे बिहेव करना है। तो साइको सोशल डेवलपमेंट यही करता है कि कैसे हम लोग अपने बुद्धि को यानी कि अपने विजडम को कैसे यूज करते हैं अलग अलग सोशल सिचुएशंस में। इसी को हम लोग बोलते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट। अब चलिए हम लोग देखते हैं 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट गिवन बाय एरिक एरिक्सन। तो साइकोसोशल डेवलपमेंट जो होता है वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होता है जो जन्म के बाद से लेके मृत्यु तक चलता रहता है। तो सबसे पहला स्टेज आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसमें ब्रैकेट में आप देख सकते हैं पिक्चर में, वहां पे लिखा हुआ है होप, मतलब कि उम्मीद। मतलब सिंपल सा क्या होता है कि इस एज में बच्चा क्या होता है, दूसरों पे भरोसा करना सीखता है, यानी उम्मीद करना सीखता है दूसरों से। फिर आता है हमारा दूसरा स्टेज ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, सेम ऑब्लिक डाउट, जिसमें विल का बात होता है, सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल, मतलब बच्चा जो होता है अपने आप को कंट्रोल करना सीखता है, वो क्या करना चाहता है वो करता है। मतलब वो अगर वो विल कर रहा है एक पत्थर को उठाने का तो वो उसको उठाएगा, उस तरह से ऑटोनॉमी वर्सेस सेल्फ डाउट। फिर आता है हमारा तीसरा स्टेज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, मतलब कि इसमें एक पर्पस होता है, पर्पस प्लस डायरेक्शन। मतलब कि अगर हम पहले अर्लियर स्टेज में अगर एक पत्थर उठा रहे थे तो जो हमारा तीसरा स्टेज है उसमें अगर हम वो पत्थर उठाएंगे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होगा उठाने का, लेकिन इससे पहले वाले स्टेज में सिर्फ हमको उठाना था इसलिए हम पत्थर को उठा लिया। अब आता है हमारा चौथा स्टेज जिसको बोलते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी मींस कॉम्पिटेंस, मतलब कि इसमें हम लोग क्या डेवलप करते हैं, एबिलिटी डेवलप करते हैं। मतलब 6 से 12 साल की उम्र में
मास्टरी एंड कॉन्फिडेंस, मतलब अगर हम लोग एक काम कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि उस काम में हम क्या कर रहे हैं कि कॉम्पिटेंस यानी कि एक एबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं। अब आता है हमारा पांचवा स्टेज, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये होता है फिडेलिटी, द मोस्ट फेमस स्टेज। ये सबसे ज्यादा स्टेज फेमस है क्योंकि सेंस ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी का बात इस स्टेज में हम लोग, इस स्टेज में बच्चा जो होता है वो टीनेज हुड में होता है और इसमें वो क्या करना चाहता है, लॉयल्टी सीखना चाहता है। फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी या फिर फेथफुलनेस। यहाँ पे वो क्या करता है, अपने आप को लेके वो फेथफुल होना चाहता है और साथ ही साथ अपने आप को पहचानना चाहता है कि आखिर वो है कौन। तो जो हमारा फिफ्थ स्टेज है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इनमें सिंपली बच्चा अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहता है कि आखिर वो है क्या, क्यों एग्जिस्ट करता है, आखिर उसको पर्पस क्या है लाइफ में, ये सब वो जानने की कोशिश करता है। फिर आता है हमारा छठा स्टेज, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जिसमें मेनली कि हमारा लव रिलेशनशिप आ जाता है जो 18 से 40 साल के बीच में आता है, जहाँ पे हम किसी के साथ अटैच होते हैं या फिर लव में हम लोग चले जाते हैं। फिर आता है हमारा सातवां स्टेज, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसमें ज्यादातर हम लोग केयर करते हैं दूसरों का, मतलब कि अपने बच्चों का या फिर अगर और भी कोई हो आसपास में फैमिली मेंबर तो उसका देखभाल करना ही इसलिए अंदर आता है। फिर आता है हमारा लास्ट स्टेज, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, मतलब कि हमने अपना सारा जीवन ऑलमोस्ट बिता चुका है, अभी हमारा अडल्ट यानी कि लेटर अडल्टहुड में आता है, लेट स्टेज में जब हम ओल्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि हम लोग अपने विजडम्स को बारे में सोचते हैं, हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं जो भी हमने पहले पास्ट में कर चुका है, कि हमने जो पास्ट किया है पहले वो क्या सही था क्या गलत था। अगर हमने सही चीजों को किया है तो हमारे चेहरे पे एक स्माइल रहेगा, और अगर हमने सही से नहीं किया तो हम लोग क्या रहेंगे, थोड़ा से दुखी हो जाएंगे। चलिए अब हम सारे स्टेजेस को एक एक करके डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहला स्टेज हमारा आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये 0 से 18 मंथ तक होता है। इसका जो बेसिक गुण जो इसमें सीखता है, मतलब कि वर्चू जो चीज में अच्छा होता है, जो डेवलप होता है, वो क्या है, होप या फिर उम्मीद या फिर जिसको हम लोग ट्रस्ट कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है फीडिंग, मतलब कि बच्चा जब रोता है तो वो तो बोल नहीं पाता, तो वो रोता है या माँ को या फिर वहाँ जो भी उसका केयर गिवर है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको समय पे खाना खिलाना चाहिए, मतलब कि बच्चे को रोने से पहले। अगर वैसा होता है तो बच्चे के अंदर क्या डेवलप होता है, उम्मीद या फिर होप, कि वो जब भी कभी कुछ होगा उसके साथ तो उसके साथ कोई रहेगा, तो इससे वो लोगों पे ट्रस्ट करना शुरू करता है। भले ये फर्स्ट स्टेज है बट इसका असर उसकी पूरी जिंदगी भर पड़ता है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। Infants are entirely dependent on their caregiver. If caregivers are consistent, reliable, and responsive to the infant's need, like feeding, changing, comforting, the infant develops a sense of trust, believing the world is safe and predictable. If caregivers are neglectful, inconsistent, or rejecting, the infant develops mistrust, a fear that the world is unpredictable and unreliable. तो इससे साफ पता चलता है कि इसमें टोटल डिपेंडेंसी किसके ऊपर होता है, केयर गिवर पे। अगर केयर गिवर ने सही से ध्यान दिया तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट की भावना जागेगी, और अगर अच्छे से उन्होंने केयर नहीं किया तो फिर बच्चा जो है उसको लगेगा कि दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है और दुनिया भरोसे के लायक नहीं। और याद रखिएगा इस स्टेज का प्रभाव उसकी पूरे लाइफ टाइम पे पड़ता है। आप फोटो को भी देख सकते हैं, केयर एंड अफेक्शन देता है तो ट्रस्ट डेवलप होता है, और अगर इनकंसिस्टेंसी रहता है और नेगलेक्ट करता है, मतलब बच्चा रो रहा है उसके बाद भी हम उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो उसके अंदर क्या डेवलप होता है, मिसट्रस्ट, और वो पूरा जिंदगी भर किसी पे भरोसा सही से नहीं कर पाएगा। चलिए पहले स्टेज को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन कहता है कि सबसे फंडामेंटल जो वर्च्यू होता है जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्राइसिस को रिसॉल्व करने के बाद डेवलप होता है वो क्या है। मतलब कि इस स्टेज को अगर हम सही से कामयाब रूप से अगर सही से करें तो हमें रिजल्ट या फिर बेनिफिट के रूप में क्या मिलता है। तो ऑप्शन है विल, ऑप्शन बी है पर्पस, ऑप्शन सी होप, ऑप्शन डी केयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होप, या फिर अगर ट्रस्ट भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, A 6-month-old baby cries and is immediately picked up and fed by her mother. According to Erikson, this consistent responsiveness primarily helps the baby develop. मतलब एक छोटा सा बच्चा है 6 महीने का, वो रो रहा था और जैसे उसने रोना शुरू किया वैसे उसकी मम्मी आई और उसको उठा ली और उसको दूध पिलाई। ठीक है, तो एरिक इरिक्सन के अनुसार ये जो कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स, मतलब कि तुरंत बच्चे के रोने पे तुरंत रिस्पॉन्स जो किया गया, इससे बच्चे के अंदर किस चीज का विकास होता है। तो ऑप्शन ए ऑटोनॉमी, ऑप्शन बी बेसिक ट्रस्ट, ऑप्शन सी इनिशिएटिव और ऑप्शन डी इंडस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, बेसिक ट्रस्ट, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइमरी सोशल इवेंट और रिलेशनशिप इन्वॉल्व इन द ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेजेस। ऑप्शन ए स्कूल पीयर्स, ऑप्शन बी सिबलिंग्स, ऑप्शन सी द मदर प्राइमरी केयरगिवर, ऑप्शन डी द फादर अलोन।
मतलब सिंपल सा कहता है कि प्राइमरी सोशल इवेंट जो रिलेशनशिप इन्वॉल्व करता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में, वो है कौन? तो ऑब्वियसली इसमें केयर गिवर होगा या फिर मदर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। इफ एन इन्फेंट फेल्स टू डेवलप द ट्रस्ट ड्यूरिंग दिस स्टेज, एरिक्सन सजेस्ट दे विल कैरी व्हिच कोर इशू इनटू लेटर लाइफ। मतलब ये सिंपल सा बोलता है कि अगर हमारा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है, तो एरिक एरिक्सन जो सजेस्ट करता है कि बच्चे के अंदर एक प्रॉब्लम आएगी और उसके लाइफ टाइम तक वो रहेगी। तो वो प्रॉब्लम क्या है? ऑप्शन ए गिल्ट, ऑप्शन बी इंफीरियरिटी, ऑप्शन सी फियर ऑफ न्यू सिचुएशन एंड सस्पिशन, ऑप्शन डी रोल कंफ्यूजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कि बच्चे हमेशा वो अनरिलायबल सोचेगा कि सोसाइटी अनरिलायबल है, तो उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए बच्चा हमेशा डरा रहेगा न्यू सिचुएशन से और वो हमेशा डाउट करेगा हर चीज में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द वर्च्यू ऑफ होप डेवलप्ड इन दिस स्टेज। मतलब कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज में जो वर्च्यू डेवलप होता है होप, वो जो है वो कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है सबसे बेस्ट तरीके से? तो ऑप्शन ए है द बिलीफ दैट वन कैन अचीव कॉम्प्लेक्स गोल्स, ऑप्शन बी द enduring belief that one's needs will be met and desires can be attained, option C the confidence to exert control over one's own body, option D the ability to cooperate with others in society। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द enduring belief that one's needs will be met and desires can be attained। हमारा दूसरा स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ये एक बच्चे में 18 महीने से 3 साल तक रहता है। अगर इस स्टेज को सही से पूरा किया जाए तो बच्चे के अंदर एक विल डेवलप होगा, जिसमें बच्चा हर काम को करने के लिए विल उसके अंदर होगा और वो हर काम को कंप्लीट करेगा। मतलब कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और विल इसी के तहत आता है। अगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है टॉयलेट ट्रेनिंग। जैसे कि अगर एक बच्चा है और वो चाहता है इंडिपेंडेंस, अपना बॉडी को कंट्रोल करना, अपना चॉइसेस को खुद तय करना। जैसे कि जब भी आप देखिएगा छोटे बच्चे को कुछ काम करवाना चाहते हैं तो वो डैड बोलेगा ना हम करेंगे, तो हियर इट्स सेइंग दैट नो आई डू इट। तो अगर इस स्टेज में अगर हम लोग सक्सेसफुल रहे तो सक्सेसफुल कैसे रहेंगे? तो पेरेंट्स को सब्र रखना होगा, पेशेंस रहना होगा, और साथ ही साथ बच्चा अगर कोई काम करना चाह रहा है तो उसको करने दीजिए, बट उसका प्रोटेक्शन आप साइड में रहिए। लेकिन कभी भी गलती से भी बच्चे को हम क्रिटिकल कंट्रोलिंग नहीं करते, मतलब कि उसको हर चीज के लिए मना नहीं करना, बहुत ज्यादा कंट्रोल करना और बच्चों के साथ सब्र नहीं रखना, उसको कुछ करने नहीं देना। तो अगर ये सब प्रॉब्लम रहेगा, अगर आप कुछ करने नहीं देंगे तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? शेम। मतलब बच्चे को शर्म आने लगेगा, वो अपने एबिलिटीज पे डाउट करेगा। अगर वो 6 फीट है, वो दौड़ भी सकता है, फिर भी उसको डाउट होगा क्या वो दौड़ पाएगा कि नहीं। तो ये डेवलप होता है नेगेटिव में। और पॉजिटिव में क्या डेवलप होता है? तो बच्चे के अंदर कंट्रोलिंग पावर आता है, कॉन्फिडेंस गेन होता है और वो चाहे तो स्टेज पे अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो याद रखिएगा, अगर ये स्टेज अच्छे से हो तो बच्चे के अंदर विल का डेवलपमेंट होगा, वो कभी भी हार नहीं मानेगा। लेकिन अगर वो अगर सही से नहीं डेवलप हुआ तो बच्चों के अंदर डाउट क्रिएट होगा, वो हर चीज पे डाउट करेगा, क्या वो कर सकता है कोई काम को या कोई काम को नहीं कर सकता है। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब दो चीज, कॉन्फिडेंस, विल अगर सही स्टेज रहा तो, अगर स्टेज सही से नहीं रहा तो बच्चा खुद पे डाउट करेगा और शर्म महसूस करेगा। इस स्टेज को अच्छे से समझने के लिए चलिए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट स्टेजेस। मतलब कि ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट स्टेज में सबसे जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए लर्निंग टू ट्रस्ट केयर गिवर्स, ऑप्शन बी लर्निंग टू कंट्रोल वंस ओन बॉडी एंड मेक चॉइसेस। तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को कंट्रोल करना सीखते हैं, साथ ही साथ अपना चॉइस हम खुद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक 2 साल का बच्चा जो है वो जबरदस्ती करता है कि वो अपना कपड़ा खुद चुनेगा, इसके बावजूद कि वो मैच नहीं कर रहा। तो इस एज में एरिक्सन के अनुसार क्या कहता है? अलाउइंग हिम टू मेक दिस चॉइस फोस्टर्स। अगर हम उसको ये कपड़ा पहनने दें जो मैच नहीं करता है तो वो किस चीज को हम लोग को फोस्टर करेगा? तो ऑप्शन ए इनिशिएटिव, ऑप्शन बी इंडस्ट्री, ऑप्शन सी ऑटोनॉमी और ऑप्शन डी ट्रस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोनॉमी। मतलब कि बच्चे में अंदर चॉइस लेने की भावना जाएगी, मतलब कि उसको आजादी मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑटोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 3 द वर्च्यू एसोसिएटेड विद सक्सेसफुली नेविगेटिंग दिस स्टेजेस। मतलब कि अगर हम ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट स्टेज को अगर अच्छे से पूरा कर लेते हैं तो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? ऑप्शन ए पर्पस, ऑप्शन बी विल, ऑप्शन सी फिडेलिटी, ऑप्शन डी कॉम्पिटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल। मतलब कि बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, वो किसी चीज को करने में वो हिचकिचाएगा नहीं, शर्म महसूस नहीं करेगा, बेइज्जती महसूस नहीं करेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4।
A child who is severely criticized for having an accident during toilet training is likely to develop a lasting sense. मतलब कि कोई बच्चा है वो टॉयलेट करने गया और उसी के दौरान उसने कुछ गलती कर दी, अब उसकी वजह से लोग उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब बुराई कर रहे हैं या उसको दोष दे रहे हैं, तो इससे किस तरह का भावना डेवलप होगा या इसका रिजल्ट क्या होगा? तो ऑप्शन ए है गिल्ट, ऑप्शन बी इन्फीरियरिटी, ऑप्शन सी सेम एंड डाउट, ऑप्शन डी मिस्ट्रेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेम एंड डाउट। बच्चे क्या करेगा, अब दूसरे बार से वो करने में उसको वो काम करने में शर्म आएगी और वो अपने आप पे डाउट करेगा कि वो काम में वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच पेरेंटल बिहेवियर इज मोस्ट लाइकली टू हिंडर अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमी? मतलब कि बच्चे की आजादी में पेरेंट्स का कौन सा एक्शन है जो उसको हर्डल के रूप में काम करेगा, मतलब उसको बाधित करेगा या रोकेगा? तो ऑप्शन ए encouraging the child to explore the backyard, option B being overly protective and doing everything for the child, option C setting clear and consistent bedtimes, ऑप्शन डी रीडिंग बेड टाइम्स स्टोरीज टू द चाइल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर हम बच्चे के लिए बहुत ज्यादा ओवरली प्रोटेक्टिव हो, बहुत उसको प्रोटेक्शन करे, उसको कुछ काम करने नहीं दे और सारा काम उसका खुद करे, तो ये क्या करेगा, बच्चे के अंदर क्या होगा, उसके डेवलपमेंट को रोकेगा या उसको बाधित करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा तीसरा स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये स्टेज हमारे बच्चों में प्री स्कूल के टाइम में आता है, जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये जो स्टेज होता है उसी वक्त वो रहता है। 3 से 5 साल का ये एज होता है। इसमें सिंपल से बच्चा जो होता है, जो गुण सीखता है ये स्टेज के कंप्लीशन पे, वो होता है पर्पस। मतलब किसी भी काम को जब वो समझ में आता है तो उसका एक पर्पसफुल वो वर्क करना शुरू होता है, मतलब कि हर चीज के पीछे वो पर्पस को देखेगा। अब आता है इंपॉर्टेंट इवेंट। तो इसमें क्या है, इंडिपेंडेंस एक्सप्लोरेशन। मतलब कि अगर बच्चा कुछ भी करता है तो बच्चों को इंडिपेंडेंस दिया जाए और उसे एक्सप्लोर करने देना चाहिए। अगर वो किसी टॉय को अगर वो पेचकस से खोल रहा है या प्लायर से काट रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो उसको करने दे, ताकि वो उसके अंदर का क्यूरियोसिटी जो है वो और अच्छे से बढ़े। अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं। चिल्ड्रन बिकम मोर एडवेंचरस एंड exert their power and control over the वर्ल्ड थ्रू डायरेक्टिंग प्ले एंड सोशल इंटरेक्शन। मतलब कि बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा एडवेंचरस होता है, हर चीज को वो क्या करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है और अपने पावर को वो दिखाना चाहता है कि हम ये कर सकते हैं। तो ये किससे करता है, तो वो खेल कूद में करना चाहता है और साथ ही साथ सोशल इंटरेक्शन, जब दूसरों से बातचीत करता है तो ये सब चीजें। तो हमें क्या करना चाहिए कि इसमें बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और बच्चों को गाइड करना चाहिए, ना कि उन्हें रोकना चाहिए। अगर पेरेंट्स उनके क्यूरियोसिटी को अगर सपोर्ट करे तो बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगा, इनिशिएटिव। मतलब कोई भी काम को शुरू करने से पहले बच्चा हिचकिचाएगा नहीं। जैसे कि आप बहुत सारे अडल्ट्स को भी देखिएगा कि कोई भी काम शुरू करने से पहले वो बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं। तो वो उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि इनका जो तीसरा स्टेज था इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। तो कोशिश करें कि बच्चों को आजादी दे, उनका क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें और उसका हेल्प करें। अगर पेरेंट्स उनकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं या फिर उसके खेलने कूदने को डिस्करेज करते हैं या फिर उनको ऐसा महसूस करवाते हैं कि वो एक मुसीबत है, तब बच्चे क्या करते हैं, उनको महसूस होने लगता है गिल्ट जैसा, यानी कि उसको बुरा लगने लगता है कि हम ये काम किए तो इसीलिए मम्मी हमको डांट दी। तो इसी वजह से उनको क्या लगने लगता है, गिल्ट होने लगता है। इसकी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा सोचने लगता है और कोई भी काम को शुरू करने से पहले वो बहुत ज्यादा सोचने लगेगा और काम को शुरू ही नहीं करेगा। इसीलिए आप देखिएगा बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं बट वो प्लान को कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ये स्टेज जो होता है वो कभी डेवलप ही नहीं होता है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट से। पहला क्वेश्चन कहता है, इन द इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज a child who is punished for asking too many questions is most likely to develop feeling of, मतलब कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज है। मतलब 3 से 5 साल के बच्चे में अगर बच्चा जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर हम उसके लिए उसको सजा दे रहे हैं या फिर पनिश कर रहे हैं तो उसके अंदर किस तरह का फीलिंग डेवलप होगा? ऑप्शन ए है मिस्ट्रस्ट, ऑप्शन बी शेम, ऑप्शन सी गिल्ट, ऑप्शन डी इन्फिनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिल्ट। रीजन क्या होता है, जब बच्चों को बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने पर अगर डांट पड़ने लगता है तो उसको बुरा लगने लगता है अपने आप में कि वो क्वेश्चन क्यों पूछा, तो इसीलिए इसमें गिल्ट का डेवलप होता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, द वर्च्यू गेन ड्यूरिंग दिस स्टेज इज होप, विल, पर्पस और कॉम्पिटेंस। तो इसका जो वर्च्यू होता है, जो डेवलप होता है, वो पर्पस होता है। रीजन क्या है कि जब हम किसी बच्चे को क्यूरियोसिटी को हम जब सेटिस्फाई करते हैं तो वो बच्चा उस क्यूरियोसिटी को आगे लेके जाना चाहता है, मतलब उसको पर्पस डेवलप होता है और वो चाहता है कि उस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करके वो अपना पर्पस को पूरा करे। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्पस। क्वेश्चन नंबर 3, a 4-year-old uses his imagination to pretend to be a superhero and rescue his toys. This behavior directly relates to developing. मतलब कि एक 4 साल का बच्चा है, वो इमेजिन कर रहा है कि वो एक सुपर हीरो है और वो अपने खिलौनों को बचाने की कोशिश कर रहा है।
तो ये बिहेवियर जो है बच्चे का वो डायरेक्टली किस से रिलेटेड है, किस डेवलपमेंट से। ऑप्शन ए इंडस्ट्री, ऑप्शन बी इनिशिएटिव, ऑप्शन सी ऑटोनॉमी और ऑप्शन डी आइडेंटिटी। मतलब कि ये है किसमें। तो देखिए सिंपल सा है कि एक बच्चा 4 साल का है, वो क्या कर रहा है, हीरो बनने का इमेजिनेशन कर रहा है और वो रेस्क्यू कर रहा है किसको, बच्चों को। तो उसमें एक पर्पस भी है। तो इसमें बच्चे को क्या आएगा, इनिशिएटिव, कि वो खुद से एक इनिशिएटिव ले रहा है कि वो सुपर हीरो बन रहा है, ठीक है, और वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो इनिशिएशन हुआ ना, कि वो इनिशिएटिव ले रहा है किसको, किसी को बचाने का। तो इसमें पर्पस भी है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट पैरेंटल रिस्पॉन्स टू फोस्टर इनिशिएटिव इन ए प्री स्कूल। मतलब कि अगर नीचे जितना भी फॉलोइंग दिया है इसमें सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट जो है पैरेंटल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए अगर हम बच्चे का इनिशिएटिव को अगर सेटिस्फाई करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। ऑप्शन ए कहता है स्टॉप आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन, आई एम बिजी। ऑप्शन बी दैट्स अ सिली आइडिया, जस्ट सिट क्वाइटली। ऑप्शन सी दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट्स फाइंड आउट द आंसर टुगेदर। ऑप्शन डी आई विल डू दैट फॉर यू, यू विल मेक अ मेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। रीजन क्या है कि जो पेरेंट है वो भी क्या कर रहा है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ले रहा है और बच्चे को भी इंटरेस्ट जगा रहा है और दोनों कह रहा है कि दोनों साथ में उसको आंसर ढूंढेंगे। तो इससे क्या होगा, क्यूरियोसिटी को और इनिशिएशन मिल रहा है और उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा अच्छे से मिलेगा। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5। An overly strict and critical parent during this stage may cause a child to develop a maladaptive tendency called। मतलब कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट जो पेरेंट है और वो बहुत क्रिटिकल है, मतलब बच्चा कुछ भी करता है तो उसमें बहुत ज्यादा आलोचना करता है, मतलब बुराई करता है, कुछ उसमें पॉजिटिव नहीं देखता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इस स्टेज में कौन सा खराब सा टेंडेंसी बच्चे में डेवलप हो सकता है। ऑप्शन ए रूथलेसनेस, ऑप्शन बी इनहिबिशन, ऑप्शन सी फैनेटिसिज्म, ऑप्शन डी रिपीडिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, इनहिबिशन, मतलब कि होल्डिंग बैक। मतलब कोई भी काम करना चाहेगा बच्चा तो बच्चा करने से पहले उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और उस अपने आप को वो रोकेगा कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए, या फिर वो अपने आप काम में डाउट करने लगेगा। अब आता है हमारा चौथा स्टेज जिसका नाम है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। तो ये जो होता है वो हमारा स्कूल एज होता है 5 से लेके 12 इयर्स तक। अब इसमें अगर हम इस स्टेज को अच्छे से समझें और अच्छे से डेवलप करें इस स्टेज को, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, एक एबिलिटी डेवलप होगा, मतलब कॉम्पिटेंस डेवलप होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है, स्कूल या फिर एजुकेशन। अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं। चिल्ड्रन एंटर फॉर्मल एजुकेशन एंड स्टार्ट टू लर्न स्पेसिफिक स्किल्स, रूल्स एंड नॉलेज। सिंपल सा बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ाई करता है और वो सीखता है कुछ खास स्किल्स को, कुछ नियम को और कुछ नॉलेज की बातों को भी वो सीखता है। उसके बाद दे कंपेयर देमसेल्फ टू पीयर्स एंड सीक रिकॉग्निशन फ्रॉम टीचर्स एंड पेरेंट्स फॉर देयर अकम्प्लिशमेंट। उसके बाद बच्चा क्या करता है, बहुत मेहनत करके पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो चाहता क्या है कि उसके जो पीयर्स हैं, मतलब कि जो उसके दोस्त है, उसको पहचाने, उसकी तारीफ करे, उसके टीचर जो है उसकी तारीफ करे और साथ ही साथ उसके पेरेंट्स भी क्या करे, वो जो मेहनत किया है उसको सराहे या फिर उसका तारीफ करे। अगर बच्चे को ये तारीफ मिलता है, अच्छा फीडबैक मिलता है, तो बच्चे के अंदर क्या होता है, उस स्किल को सीखने का या फिर और ज्यादा पढ़ने का मन करता है, जिससे उसके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है या एबिलिटी डेवलप होता है। वहीं पे अगर टीचर उसको क्रिटिसाइज करे कि तुमने अच्छा नहीं किया, या पेरेंट्स उसको बोले कि तुम जो कर रहे हो बहुत गलत है, खराब है या फिर गलत है, और साथ ही साथ वो उसको हमेशा पीयर से कंपेयर करे, मतलब उसके दोस्तों के, देखो ना राहुल कितना अच्छा ला रहा है नंबर, तुम नहीं ला पाता। जब हम ये सब कंपेयर करते हैं तो बच्चे के अंदर में क्या डेवलप होता है, इंफीरियरिटी, मतलब कि बच्चा अपने आप को छोटा समझने लगता है और जिसकी वजह से वो हमेशा अपने आप को छोटा देखने लगता है, फिर वो गलत राह पे वो चलने लगता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चे को हमेशा जैसा भी काम करे, गलत करे सही करे, छोटे में अगर गलती भी कर रहा है तो उसको सही रास्ते पे लेके आए, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए और कंपेयर करना चाहिए। तो कोशिश करें कंपेयर नहीं करें और ना ही क्रिटिसाइज करें, बस उसको सही राह पे सपोर्ट करें। क्वेश्चंस फ्रॉम फोर्थ स्टेज। क्वेश्चन नंबर 1। द कोर वर्च्यू डेवलप्ड इन द इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेजेस। ऑप्शन ए विल, ऑप्शन बी पर्पस, ऑप्शन सी फिडेलिटी, ऑप्शन डी कॉम्पिटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉम्पिटेंस। मतलब कि अगर वो इंडस्ट्री अगर मेहनत करता है और लोग उसको सराहते हैं तो वो मेहनत को और ज्यादा करता है, जिसकी वजह से वो एक पार्टिकुलर स्किल में माहिर होता है। और जब पार्टिकुलर स्किल में माहिर होने लगेगा तो मतलब क्या, उसके अंदर एबिलिटी डेवलप हुआ। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होता है क्या, कॉम्पिटेंस। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 2। एन 8-year-old child works hard to complete a complex Lego set and feels proud when she finishes it. This successfully fosters a sense। मतलब एक 8 साल का बच्चा था, उसने बहुत सारा मेहनत किया और एक लेगो का पूरा प्राउडली क्या किया, उसको कंप्लीट किया और अब वो कंप्लीट करने के बाद उस पर प्राउड फील कर रहा है।
अब ये जो है सेंस, ये किस तरह के सेंस को फोस्टर करता है या डेवलप करता है? तो ऑप्शन ए इनिशिएटिव, ऑप्शन बी ऑटोनॉमी, ऑप्शन सी इंडस्ट्री और ऑप्शन डी ट्रस्ट। तो ऑब्वियसली वो मेहनत किया है, ठीक है, बहुत देर तक वो मेहनत किया तब जाके लेगो कंप्लीट हुआ, मतलब ये किस में आएगा? इंडस्ट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, a child who struggles academically and feels they are dumber than their classmates is most at risk of developing। मतलब कि सिंपल से एरिक्सन कह रहा है कि अगर कोई बच्चा जो है वो पढ़ने में स्ट्रगल कर रहा है और उसको लग रहा है कि वो बेवकूफ है, तो वो बहुत जल्दी क्या सेंस डेवलप करने वाला है? ऑप्शन ए गिल्ट, ऑप्शन बी रोल कंफ्यूजन, ऑप्शन सी इंफीरियरिटी, ऑप्शन डी स्टैग्नेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइमरी सोशल एनवायरनमेंट दैट इन्फ्लुएंसेस द स्टेज इज। मतलब कि प्राइमरी सोशल एनवायरनमेंट में कौन सा चीज को इन्फ्लुएंस करता है इस स्टेज में? ऑप्शन द फैमिली, होम एंड पेरेंट्स, ऑप्शन बी पीयर्स, टीचर्स एंड द नेबरहुड स्कूल, ऑप्शन सी रोमांटिक पार्टनर्स, ऑप्शन डी द वाइडर सोसाइटी एंड वर्कप्लेस। पहले समझिए, प्राइमरी सोशल एनवायरनमेंट की बात हो रही है और उसको इसमें इस स्टेज में क्या इन्वॉल्व करता है या फिर इन्फ्लुएंस करता है या फिर असर डालता है या इम्पैक्ट डालता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीयर्स, teachers and neighborhood school। Question number 5, a child who is constantly told that her artwork is not good enough and is compared to a more talented sibling may develop a maladaptive tendency known as। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि एक बच्चा जो है वो काम कर रहा था, उसने एक अच्छा कुछ सामान बनाया, पेंटिंग बनाया या फिर और कोई भी आर्ट वर्क बनाया, उसको कंपेयर किया जाने लगा उसी के भाई या बहन से जो टैलेंटेड है और उसका जो आर्ट वर्क है वो इससे भी बेटर था। तो जो बच्चा जिसका आर्ट वर्क खराब था या फिर कम अच्छा था, उसमें किस तरह का मैलएडेप्टिव टेंडेंसी डेवलप हो? ऑप्शन ए इम्पल्सिविटी, ऑप्शन बी नैरो वर्चुअसिटी मतलब ऑब्सेसिंग ओवर वन स्किल, ऑप्शन सी इनर्शिया, गिविंग अप एंड अवॉइडिंग चैलेंजेस, ऑप्शन डी एंटागोनिज्म। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इनर्शिया। मतलब कि जब वो बार बार उसको कंपेयर किया जाता है तो लोग इरिटेट हो जाते हैं, बच्चा इरिटेट हो जाता है और वो काम करना ही छोड़ देता है, कहता है कि हम कुछ भी मेहनत करेंगे, कितना भी मेहनत करेंगे, किसी को पसंद आने वाला है ही नहीं, क्योंकि उसका भाई ज्यादा टैलेंटेड है, उसका सबको पसंद आएगा। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं और चैलेंजेस लेना भी बंद कर देते हैं। स्टेज 5, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये बच्चों में एडोलेसेंस के एज में ये स्टेज आता है जो कि 12 से 18 साल के बीच में। अगर ये स्टेज में अगर बच्चा सक्सेसफुल होता है तो उसमें जो गुण आता है, मतलब कि जो वर्च्यू आता है, वो है फिडिलिटी। फिडिलिटी मतलब होता है लॉयल्टी, मतलब वो अपने प्रति लॉयल होता है, मेरा आइडेंटिटी ये है, और साथ ही साथ वो लोगों पे भरोसा करना भी ज्यादा करता है और उसमें कॉन्फिडेंस रहता है कि वो कुछ भी कर सकता है, मींस ही इज लॉयल टू हिज ओन आइडेंटिटी। अब आता है इंपॉर्टेंट इवेंट, इसमें पीयर रिलेशंस और सोशल आइडेंटिटी। अगर पीयर रिलेशनशिप अच्छा हुआ, सोशल आइडेंटिटी अगर वो बनाने में कामयाब रहा, तो उसके अंदर ये फिडिलिटी का वर्च्यू डेवलप हो। चलिए अब हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेज फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। टीनेजर्स ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। मतलब कि सिंपल से ये सबसे क्रूशियल स्टेज होता है पूरा एक एरिक्सन का। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बात करें या फिर साइको सोशल डेवलपमेंट का बात करें, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे जो होते हैं टीनेजहुड से अडल्ट हो जाते हैं। तो टीनेज मतलब क्या होता है? बचपन ही एक तरह से कंसिडर किया जाता है। तो चाइल्डहुड से बच्चा किस में चेंज हो रहा है? अडल्टहुड में। इसीलिए ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। इसमें बच्चा जो है अपने आप से पूछता है कि आखिर वो है कौन, वो एम आई, और साथ ही साथ ये भी पूछता है कि आखिर उसका सोसाइटी में काम क्या है, रोल क्या है। और यही रोल को पहचानने के लिए, अपने आइडेंटिटी को पहचानने के लिए वो बहुत सारे ऊट पटांग काम करता है या फिर एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे कि इसमें वो डिफरेंट पाथ लेता है कि वो क्या, किस चीज पे विश्वास करता है, उसका बिलीफ क्या है, उसका रोल क्या है, वो किस तरह का करियर पाथ को चुन सकता है। और ये जब वो डिफरेंट करियर पाथ और रोल को जब वो एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसमें कुछ में वो पास होता है और कुछ में फेल होता है। मतलब किसी पाथ को चलने में या यूज करने में सक्सेसफुल रहा, उसका आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो गया, मतलब कि ये स्टेज कामयाब रहा। लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट पाथ को चुनते हैं और उस पाथ से जब वो क्लैरिटी नहीं मिलता, मतलब उनको कुछ फेम नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो कोई एक आइडेंटिटी नहीं बना पाते। और जब वो आइडेंटिटी नहीं बना पाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उसका सोसाइटी में रोल क्या है और उसका ओन आइडेंटिटी है क्या। और इसी की वजह से वो किसकी ओर ले जाता है? रोल कंफ्यूजन के लिए, कि वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि उसका रोल और उसका आइडेंटिटी है क्या। क्वेश्चंस फ्रॉम स्टेज 5। क्वेश्चन नंबर 1, the fundamental virtue of this stage involving the ability to commit to others and to one's value is। The correct answer is fidelity। इन सिंपल्स में सिंपल सा पूछता है कि फंडामेंटल जो वर्च्यू होता है इस स्टेज का,
जिसमें एबिलिटी होता है कमिट करने का अपने लिए और साथ ही साथ दूसरों के लिए, ठीक है, और वो किसके हिसाब से, अपने वैल्यूज के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, फिडेलिटी। फिडेलिटी मतलब होता है लॉयल्टी या फिर फेथफुलनेस अपने आइडेंटिटी को लेके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। एन एडोलेसेंट who joins a political group tries different fashion styles and explores various career ideas is actively engaged in। ऑप्शन ए, मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन कहता है कि एडोलेसेंस एज में ज्वाइन करता है वो एक पॉलिटिकल ग्रुप और वो कोशिश करता है डिफरेंट डिफरेंट फैशन और स्टाइल को और साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट करियर आइडियाज को। तो ऐसा वो किस लिए करता है? ऑप्शन ए इंडस्ट्री के लिए, ऑप्शन बी रोल कंफ्यूजन है उसके अंदर, ऑप्शन सी आइडेंटिटी फॉर्मेशन करना चाहता है, ऑप्शन डी जनरेटिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइडेंटिटी फॉर्मेशन, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी फॉर्म करना चाहता है, इसी वजह से वो अलग अलग चीजों को वो ट्राई कर रहा है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एरिक्सन्स टर्म ऑफ moratorium describes। ऑप्शन ए falling on academic grade, B a period deliberately exploration and experimentation before committing to an identity, option C completing high school and going to college, ऑप्शन डी डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंफीरियरिटी। चलिए हम लोग एरिक्सन के पहले मॉरेटोरियम को समझते हैं। मॉरेटोरियम क्या होता है कि एक पीरियड होता है एडोलेसेंस का जहाँ पे उसे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाता है अडल्टहुड का, बट जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अडल्टहुड में आता है उसके लिए उसको सिलेक्शन करने का ऑप्शन दिया जाता है कि वो हर चीज को फ्रीडम के साथ करके देखे, उसको जो पसंद है वो उसको करे, उसको फेलियर अगर होता भी है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन ट्राई करे, उसमें मल्टीपल पाथ यूज करने का उसको फ्रीडम होता है। तो मॉरेटोरियम होता है क्या है, एक ऐसा स्टेज जहाँ उसको आज़ादी रहता है किसी भी पाथ को चूज करने का, जो वो पाथ आगे चलकर अडल्टहुड में उसका परमानेंट बनेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अ पीरियड ऑफ डेलिब्रेट एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन बिफोर कमिटिंग टू एन आइडेंटिटी। यहाँ पे एन आइडेंटिटी का मतलब एक पाथ प्रॉपर जिसको वो पूरा जिंदगी भर बिताएगा या फिर वही उसको फॉलो करेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। A teenager who blindly adopts the political belief of their parents without any personal exploration is likely to experience। तो ऑप्शन ए a strong sense of identity, ऑप्शन बी identity for closure, ऑप्शन सी generativity, डी stagnation। तो क्वेश्चन को समझिए, इसमें सबसे पहले बोल रहा है एक टीनेजर जो है जो अपने माता पिता का पॉलिटिकल बिलीफ को आंख बंद करके मान लेता है, ठीक है, बिना एक्सप्लोर किए और बिना किसी को एक्सपीरियंस किए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइडेंटिटी फॉर क्लोजर। क्वेश्चन नंबर 5। द नेगेटिव आउटकम ऑफ दिस स्टेज वेयर एन इंडिविजुअल फील्स लॉस्ट अबाउट देयर फ्यूचर एंड वैल्यूज इज कॉल्ड। मतलब सिंपली क्या है, इस स्टेज का नेगेटिव आउटकम जो है स्टेज का, साथ ही साथ जहाँ पे जो बच्चा होता है एडोलेसेंस एज में वो खो जाता है, उसका फीलिंग क्या है वो समझ नहीं पाता, वो फ्यूचर में क्या करना चाहेगा वो भी नहीं समझ में आता, उसके अंदर क्या वैल्यूज है, सही गलती, इसके बारे में भी उसको जब कुछ आइडिया नहीं होता, तो उसी को हम कहते हैं रोल कंफ्यूजन। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्टेज नंबर 6, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसका एज होता है यंग अडल्टहुड का, जो कि 18 साल से 40 साल तक का होता है। इस स्टेज के सक्सेसफुल होने पर एक बेसिक वर्च्यू डेवलप होता है, और वो गुण कौन सा है, तो लव। इंपॉर्टेंट इवेंट जो इस स्टेज में होता है वो है रोमांटिक रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप। अब चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं आखिर ये होता क्या। तो यंग अडल्टहुड जो होता है वो ज्यादातर लोग चाहते क्या है कि उनका एक क्लोज मीनिंगफुल रिलेशनशिप बने दूसरों के साथ, जिसमें रोमांटिक रिलेशनशिप, क्लोज फ्रेंड्स और मेंबर्स ऑफ देयर कम्युनिटी ये सब शामिल होता है। मतलब इनमें से किसी के साथ भी अगर उनका एक क्लोज रिलेशनशिप बना जो कि लंबे समय तक चल सकता है, तो उसमें ये सक्सेसफुल हो गया समझिए। They need to be able to form intimate bonds and make long term commitment। मतलब इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत लंबे समय तक होता है और जो बॉन्ड होता है वो बहुत क्लोज होता है। फेलियर टू एस्टैब्लिश दिस कनेक्शन लीड्स टू फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, लोनलीनेस एंड अ फियर ऑफ कमिटमेंट। मतलब कि अगर ये स्टेज अगर आप एक अच्छा दोस्त बनाने में जो लाइफ टाइम रहे या फिर लॉन्ग टाइम के लिए रहे, अगर वो बनाने में सक्सेसफुल रहे या फिर एक लव रिलेशनशिप आपका अच्छा बना, तो आप क्या रहेगा, तो आपके अंदर लव की भावना जागेगी और आप सबको प्यार की नजर से देखेंगे और आप में थोड़ा सा पोलाइटनेस रहेगा, टोन आपका अच्छा रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप इस स्टेज पे फेल हो चुके हैं तो फिर आपको अकेला महसूस होगा। आप हमेशा ऐसा फील करेंगे कि जैसे आपके सिवा और कोई वहाँ पे है नहीं और आपके ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। और लास्टली आता है फियर ऑफ कमिटमेंट। हमेशा वादा करने से या फिर किसी चीज को एक्सेप्ट करने में आप डरेंगे, कोई भी कमिटमेंट आप नहीं कर पाएंगे। तो यही है स्टेज ऑफ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, स्टेज नंबर 6। एमसीक्यू फॉर द स्टेज नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1।
The core virtue developed through successful resolution of the intimacy versus isolation. Option A fidelity, option B care, option C love, option D wisdom. The correct answer is option C love. Question number 2. A 28-year-old who is unable to maintain romantic relationship and avoids close friendship due to a fear of vulnerability is likely experiencing. The correct option is isolation. Answer is C isolation. MCQ for stage 6. Question number 3. Erickson believed that a strong sense of dash is essential before one can successfully achieve true intimacy. Option A industry, option B identity, option C initiative and option D is autonomy. So एरिक्सन बिलीव दैट स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डैश जो है वो जरूरी है इससे पहले कि कोई भी इंसान ट्रू इंटीमेसी को अचीव करे। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब होता है कि तुम एक सही करियर पाथ पे चुन चुके हो और तुम उस पर चल रहे हो, मतलब कि तुम अब सेटल हो चुके हो, और अगर सेटल सही से हो गए तब आप इंटीमेसी वाला लाइफ जी सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइडेंटिटी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स best demonstrates the successful resolution of this crisis? Option A starting a new career, option B committing to a life partner in marriage, option C moving out of your parents' house, option D joining a professional organization. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कमिटिंग टू अ लाइफ पार्टनर इन द मैरिज। क्वेश्चन नंबर 5। The maladaptive tendencies associated with the stage characterized by being overly promiscuous and quickly entering and leaving relationship is called। मतलब क्या है कि आपके पास एक कोई फिक्स टेंडेंसी नहीं है, आप एसोसिएशन किस स्टेज से, ये आपको बताना है। आप इसमें क्राइटेराइज क्या है, तो सबसे पहले आप प्रोमिस्क्यूस है एंड क्विकली एंटरिंग एंड लीविंग रिलेशनशिप, मतलब कोई भी एक रिलेशनशिप में या कोई भी एक चीज में आप फिक्स नहीं है, बार बार वो काम आप करते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, फिर आप फिर उसको छोड़ते हैं, तो आप किस स्टेज में? तो इसका आंसर है क्या? ऑप्शन ए होगा प्रोमिस्क्यूटी। स्टेज 7 जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। एज लिमिट इज मिडिल अडल्टहुड मींस 40 इयर्स टू 65 इयर्स। इसमें जो बेसिक गुण जो डेवलप होता है, अगर ये स्टेज सही से चला तो उसमें डेवलप होगा केयर का। वहीं पे इसका इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? पेरेंटहुड और वर्क। अगर डिस्क्रिप्शन देखें तो अडल्ट्स एट दिस स्टेज सीक टू कंट्रीब्यूट टू नेक्स्ट जनरेशन एंड लीव अ लेगेसी। मतलब इसमें ज्यादातर जो पेरेंट्स जो होते हैं या फिर जो भी अडल्ट होते हैं वो काम करते हैं कि आगे के लिए कुछ लेगेसी छोड़ा जा सके। This is often achieved through raising children, but can also occur through creative work, mentoring, volunteering, and making a positive impact on society. मतलब इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बच्चे को आप केयर कर रहे तो वही इसमें आएगा। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आप क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं दूसरों के लिए, या फिर किसी बच्चे को मेंटर कर रहे हैं, भले वो बच्चा आपका हो या ना हो। आप वॉलंटियर कर रहे हो किसी काम को करने के लिए, जिससे क्या होगा, एक लेगेसी पीछे छूटेगा, या फिर आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं किसके? सोसाइटी के ऊपर। सक्सेस ब्रिंग्स द वर्च्यू ऑफ केयर, फेलिंग टू फाइंड अ वे टू कंट्रीब्यूट लीड्स टू स्टैग्नेशन, अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनप्रोडक्टिव, डिसकंटेंटेड एंड सेल्फ एब्सॉर्ब। मतलब कि अगर सही से आप सक्सेसफुल होते हैं इस स्टेज में, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप में जो है एक क्षमता है जो दूसरों को केयर कर सकता है। और अगर आप इसमें फेल होते हैं इस स्टेज में, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले हैं, आप जो है कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते हैं, आपको दूसरों से कटा कटा महसूस होगा और आप हमेशा अपने आप में ही खोए रह जाएंगे। क्वेश्चंस फ्रॉम स्टेज 7। क्वेश्चन नंबर 1, द वर्च्यू डेवलप्ड ड्यूरिंग द जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन स्टेजेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी केयर। मतलब कि जब भी हम लोग 7th स्टेज को कंप्लीट करते हैं तो हमारे अंदर एक वर्च्यू या फिर गुण डेवलप होता है और वो गुण है केयर, दूसरों का केयर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, a 50-year-old executive who focuses solely on his own career advancement and shows no interest in mentoring younger employees is at risk for। मतलब कि जो 40 से लेके 65 या फिर 45 से लेके 65 साल से जो लोग होते हैं वो स्टैग्नेशन, जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन में, और इसमें सबका काम क्या रहता है कि दूसरों का केयर करना, ऐसा काम करना जिससे आपका एक लेगेसी पीछे छूटे। और यहाँ पे बोल रहा है वो दूसरे के लिए कुछ कर ही नहीं रहा, वो खुद ब खुद में कर रहा है, मतलब कि वो खतरे में, और वो खतरे में क्या है? तो स्टैग्नेशन का। तो आंसर होगा ऑप्शन बी स्टैग्नेशन। क्वेश्चन नंबर 3, जनरेटिविटी इज बेस्ट डिफाइंड एज। मतलब जनरेटिविटी हम लोग कहते हैं किससे? ऑप्शन ए द एबिलिटी टू फॉर्म क्लोज फ्रेंडशिप,
Option B, the concern for establishing and guiding the next generation. Option C, the exploration of different career paths. एंड ऑप्शन डी, द एक्सेप्टेंस ऑफ वंस लाइफ अचीवमेंट। तो जेनेटिविटी का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करना है, उसको गाइड करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द कंसर्न फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एरिक्सन कंसीडर इन द एक्ट ऑफ जनरेटिविटी। मतलब एरिक्सन किस चीज को कंसीडर करता था क्या जनरेटिविटी। ऑप्शन ए, writing a memoir to share life lessons with your younger people. Option B, becoming a grandparent. Option C, volunteering as a tutor for at-risk youth. Option D, all of them. तो जेनेटिविटी मतलब होता क्या था कि दूसरों के लिए देखभाल करना, लेगेसी छोड़ के जाना। ठीक है, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन है राइटिंग अ मेमोरी टू शेयर लाइफ लेसन विद यंगर पीपल। मतलब कि आप अपने मेमोरी से, पास्ट मेमोरी से कुछ लेसन्स को छाट के लिख रहे, किसके लिए, अपने यंगर पीपल के लिए। तो ये होगा क्योंकि इसके बाद तो लेगेसी छूटना ही है ना, क्योंकि आप तो एक बुक के टाइप की, लेसन के टाइप पे छोड़ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है बिकमिंग अ ग्रैंड पेरेंट। ग्रैंड पेरेंट बनने मतलब क्या, आपको बच्चों का देखभाल करना ही है। ऑप्शन सी, वॉलंटियरिंग एज अ ट्यूटर फॉर एट रिस्क। मतलब वैसे यूथ जो प्रॉब्लमेटिक है या फिर उसके रिस्क में है, तो वैसे लोगों के लिए अगर आपको वॉलंटियर कर रहे हैं, उसको सिखाने के लिए, ट्यूटरिंग करने के लिए, तो आप ऑटोमेटिक जेनेटिविटी में। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, एन इंडिविजुअल हु एक्सपीरियंसेस स्टैग्नेशन ऑफन एग्जिबिट्स अ स्टेट। मतलब कि वो इंडिविजुअल जो स्टैग्नेशन को एक्सपीरियंस करता है, वो अक्सर किसी चीज को झलक के रूप में दिखाता है। वो झलक क्या हो। ऑप्शन ए, रिजिडिटी एंड सेल्फ इंडल्जेंस। ऑप्शन बी, फ्लक्चुएशनेस एंड प्रोमिस्क्यूटी। ऑप्शन सी, एमलेसनेस एंड एपैथी। ऑप्शन डी, डिस्पेयर एंड रिग्रेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजिडिटी एंड सेल्फ इंडल्जेंस। मतलब कि वो बहुत रिजिड होगा और हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहेगा। स्टेज नंबर 8, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये एज जो होता है वो 65 साल से लेके जब तक किसी इंसान का मौत नहीं आ जाता है तब तक ये चलता है। इसमें जो बेसिक गुण जो होता है वो होता है विजडम। मतलब कि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाता है और आप सबको ज्ञान बांटते रहते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। आप अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखते हैं और आप अपने पीछे मुड़ के जिंदगी को देखते हैं और आपको सुकून मिलता है अगर आप ये सही से हो जाता है तो। और अगर आप पीछे देखने के बाद आपको अभी भी दुख होता है, मतलब कि आपको डिस्पेयर है, मतलब कि आपका जो स्टेज है वो सही से सक्सेसफुल नहीं हुआ। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इन लेट एडल्टहुड इंडिविजुअल्स लुक बैक ऑन देयर लाइव्स एंड इवैल्यूएट व्हाट दे हैव अकम्प्लिश्ड। मतलब कि अब लेट एडल्टहुड में लोग अपने पीछे देखते हैं, क्या उन्होंने पीछे क्या किया है अपनी जिंदगी में। अगर उन्होंने सही सही किया है तो आपको खुशी मिलता है, सुकून मिलता है। इफ दे व्यू देयर लाइव्स विद सेटिस्फैक्शन, प्राइड एंड अ सेंस ऑफ होलनेस, they achieve ego integrity, accepting their life's journey without major regrets। मतलब कि पीछे अगर अच्छी चीजें की है तो उसको देख के उनको सुकून मिलता है। उनके अंदर क्या आता है, एक्सेप्टिंग आता है कि वो उनका लाइफ का जर्नी बहुत अच्छा रहा और उनके लिए कोई मेजर रिग्रेट नहीं रहता है। लेकिन वहीं पे अगर वो सही से ना हो, अगर पीछे देख के उनको पछतावा होता है कि उन्होंने ये गलती की है, उनको देख के लगता है कि वो अपनी जिंदगी को वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, तब उनको ये एहसास होता है कि उनको लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए, जिसके वजह से उनको डिस्पेयर महसूस होता है और डिप्रेस हो जाते हैं और उन्हें मौत से डर भी लगता है। क्वेश्चन फ्रॉम स्टेज 8। क्वेश्चन 1, द अल्टीमेट वर्च्यू अचीव्ड इन द फाइनल स्टेज ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी इज व्हाट। द करेक्ट आंसर इज विजडम। अगर वो अपना पास्ट लाइफ में देखते हैं और उन्हें सुकून मिलता है, सेटिस्फाइड फील होता है, तो उनके अंदर विजडम डेवलप होता है। और अगर पास्ट में देखकर रिग्रेट होता है तो वो उसमें डिस्पेयर डेवलप होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक 75 साल की ओल्ड महिला जो है वो खुशी महसूस करती है, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई महसूस करती है और वो ये मानती है कि उन्होंने बहुत ही मीनिंगफुल जिंदगी को जिया है और वो अपनी कम्युनिटी में एक डिफरेंस भी लाई है। एरिक्सन वुड से ही सी हैज अचीव्ड। तो इसमें एरिक्सन क्या कहेंगे कि इन्होंने क्या अचीव किया। तो ऑब्वियस आंसर है कि उन्होंने ईगो इंटीग्रिटी को अचीव किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईगो इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी एक्टिविटी और फोकस ऑफ दिस फाइनल स्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिफ्लेक्टिंग एंड लुकिंग बैक ऑन वंस लाइफ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, एन एल्डरली पर्सन हु एक्सप्रेसेस कांस्टेंट बिटरनेस, रिग्रेट अबाउट पास्ट चॉइसेस एंड अ फियर ऑफ डाइंग इज लाइकली एक्सपीरियंसिंग। मतलब एक बूढ़ा इंसान है, वो क्या हो रहा है, बहुत ही सनकी हो गया है, बहुत कड़वाहट है उसके मन में। मगर अगर कोई बच्चा उससे बात करता है तो वो बहुत ही रूखे तरीके से उसको जवाब देता है। वो अपने पास्ट को लेके बहुत पछताता है और वो उसे हमेशा मरने से डर लगता है। तो मतलब ये किस स्टेज में है या फिर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्पेयर, ऑप्शन सी, डिस्पेयर। क्वेश्चन नंबर 5,
The maladaptive outcome of this stage, where one clings to false illusions that life was perfect to avoid the pain of admitting faults, is collected called. Now see, maladaptive outcome of this stage, मतलब कि इस स्टेज का जो है वो रॉन्ग रिजल्ट क्या है, अगर ये सक्सेसफुल स्टेज नहीं रहा तो हमारे अंदर क्या रॉन्ग क्वालिटीज आती है, जहाँ पे वन क्लिंग्स टू फॉल्स इल्यूजन दैट लाइफ वाज परफेक्ट। हम लोग ये मान लेते हैं, फेक मानते हैं, ये रियलिटी नहीं होता है, लेकिन हम लोग फिर भी ये मानते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी ताकि हमें दर्द ना, और हम लोग फॉल्स को एक्सेप्ट ना करें, यानी जो गलतियां की हैं उसको हम लोग एक्सेप्ट ना करें, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रिजम्पशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिजम्पशन। चलिए अब हम इस पूरे वीडियो को समराइज करते हैं। तो हमारे एरिक एरिक्सन ने पूरे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को टोटल 8 स्टेजेस में बांटा था। सबसे पहला स्टेज आता है इन्फेंसी, जो 0 से 18 महीना होता है। इसमें क्राइसिस क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब कि अगर सक्सेसफुल है तो ट्रस्ट डेवलप होगा, नहीं रहा तो मिसट्रस्ट होगा। इसमें वर्चू गुण क्या आता है, तो होप, और इसमें की इवेंट क्या है, फीडिंग। अगर बेबीज को अच्छे से खाना खिलाया गया जब उसको जरूरत है तब, तो उसमें ट्रस्ट की भावना जागती है, और अगर उसको सही टाइम पे जब उसको जरूरत है माँ का, जब वो रो रहा है उसको खाना खिलाना है और वो नहीं खिला रही है, तो उसके अंदर मिसट्रस्ट की भावना जागती है। याद रखिए ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट सिर्फ उसको बचपन में नहीं बल्कि अडल्टहुड में भी असर करता है। अब आता है दूसरा स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड, जो 18 महीने से 3 साल तक होता है। इसमें एटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट आता है, और इसमें जो गुण डेवलप होता है उसको बोलते हैं विल। ये कैसे डेवलप होता है, तो टॉयलेट ट्रेनिंग। अगर हम बच्चे को ऑटोनॉमी देते हैं, आजादी देते हैं कि वो टॉयलेट अपने हिसाब से करे, अगर मिस्टेक भी करता है तो उसको हम लोग गाइड करते हैं, तो उसके अंदर डेवलप होता है ऑटोनॉमी, मतलब कोई भी काम करने में उसको आजादी फील होता है और उसके अंदर फ्रीडम डेवलप होता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम लोग उसको चिढ़ाएं या फिर उसको डांटे या फिर उसको मारे और उसको बोले कि टॉयलेट तुम सही से नहीं कर रहे हो, तो उस वक्त उसके अंदर सेम एंड डाउट डेवलप होता है और वो आगे फ्यूचर में कोई भी काम करने से पहले शर्माता है। अब आता है थर्ड स्टेज, प्री स्कूल स्टेज, जो 3 से 5 साल तक होता है। इसको हम बोलते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें जो वर्च्यू डेवलप होता है वो पर्पस, अगर ये स्टेज अच्छे से डेवलप किया गया तो बच्चे में क्या होगा, एक डिटर्मिनेशन डेवलप होगा कि कोई भी काम को करने से पहले वो पर्पस को देखेगा, और पर्पस को जब तक कंप्लीट ना करे तब तक वो करता रहेगा। इवेंट आता है इसमें एक्सप्लोरेशन या फिर खेलकूद। चिल्ड्रन जो होते हैं उसका इनिशिएशन प्ले होता है जब बच्चा खेलना शुरू करता है, और जब वो खेलना शुरू करता है तो और क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आप उसके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं या उसके इस क्वेश्चन के साथ आप जुड़ जाते हैं और अच्छे से सपोर्ट करते हैं, तब उसके अंदर इनिशिएटिव डेवलप होता है। मतलब कोई भी काम करने से पहले वो सोचेगा नहीं, वो काम को शुरू कर देगा। अब काम गलत हो या सही वो आगे वो देखा जाएगा, लेकिन वो काम करने से पहले ज्यादा सोचेगा नहीं, वो काम शुरू कर देगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर इस चीज को अच्छे से डेवलप नहीं किया गया, बच्चे को कोई भी काम शुरू किया है उसको आप डांट दिए या फिर उसको नहीं करने दिए, तो उसके अंदर गिल्ट डेवलप होगा। मतलब कोई भी काम करने से पहले वो बहुत ज्यादा सोचेगा और इनिशिएटिव लेने से पहले उसको डाउटफुल हमेशा रहेगा और उसके अंदर गिल्ट आ जाएगा। अब आता है स्कूल एज, जो कि हमारा चौथा स्टेज है, 5 साल से 12 साल में, जो इंडस्ट्री वर्सेस इंफिनिटी आता है। अगर ये स्टेज सही से डेवलप हो तो बच्चे के अंदर एबिलिटी डेवलप होगा, मतलब कॉम्पिटेंस। ये स्कूल या फिर एजुकेशन से रिलेटेड होता है, उसी टाइम पे ये सारा डेवलप होता है। अगर बच्चों को स्किल सीखने गया, वो स्किल इसलिए सीखता है ताकि उसके पीयर, उसके टीचर, उसके माता पिता उसको प्राउड फील करे, उसकी तारीफ करे। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है और अगर आप फेल में उसका साथ नहीं देते और सक्सेस में उसका साथ देते हैं, तो फेलियर में अगर आप साथ नहीं देते तो उसको खराब लगने लगेगा और वो काम करने से डरने लगेगा, जिसकी वजह से वो अपने आप को छोटा समझने लगेगा, इंफीरियर समझने लगेगा। वहीं अगर आप उसका तारीफ करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, तो वो मेहनती बनेगा और काम को खत्म करेगा। तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा, एबिलिटी या फिर कॉम्पिटेंस। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेज, एडोलेसेंस स्टेज, जो कि 12 से 18 साल का होता है। इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन आता है। अगर ये स्टेज सही से कामयाब होगा तो उसके अंदर फिडिलिटी डेवलप होता है, यानी अपने आप आइडेंटिटी को लेके वो लॉयल बनता है, फैक्टफुल बनता है। ये कब आता है, तो सोसाइटी में एडोलेसेंस के टाइम में ये ज्यादातर सोशल आइडेंटिटी बनाना चाहता है समाज में, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में या फिर अपने फैमिली के बीच। अब ये क्या करता है, इसमें ये सवाल पूछता है कि मैं आखिर कौन हूँ, मेरा रोल क्या है सोसाइटी को लेकर, और वो अलग अलग पाथ्स को चुनता है, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करता है। अगर उसको वो जो एक्सप्लोर करना चाहता है अगर उसको मिल गया, तो वो एक आइडेंटिटी बनाने में कामयाब होता है, तो उसी में आपका आइडेंटिटी फॉर्म होता है। अगर वो नहीं बना पाता है, हर चीज में वो फेल हो जाता है, तो वो उसके अंदर रोल कंफ्यूजन आ जाता है। अब आता है हमारा छठा स्टेज, जिसको यंग अडल्टहुड बोलते हैं, 18 से 40 साल। इसमें आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अगर ये सही से रहा तो उसके अंदर प्यार की भावना जाएगी, मतलब वो लव को सीखेगा और सिर्फ केयरिंग के साथ रहेगा। इसमें रोमांटिक रिलेशनशिप जो होता है वो की इवेंट होता है, मतलब यंग अडल्टहुड जो अपना पार्टनर ढूंढते हैं।
अगर वो पार्टनर ढूंढने में कामयाब रहा, उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहा, तो उसके अंदर इंटीमेसी डेवलप होती है। और अगर वो नहीं कर पाया तो अच्छा फ्रेंडशिप नहीं, चाहे फिर वो लव रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो या कम्युनिटी से साथ जुड़ना, जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो नहीं जुड़ पाता है तो उसके अंदर फिर आइसोलेशन की भावना आती है, मतलब कि वो महसूस करता है कि वो अकेला है। अब आता है सेवेंथ स्टेज, जिसको मिडिल अडल्टहुड एज कहते हैं, जो 40 से 65 साल होता है। इसमें क्राइसिस होता है जेनेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। जेनेटिव स्टैग्नेशन मतलब इसमें वर्च्यू होता है, अगर वो सही से इस स्टेज को डेवलप करता है तो उसके अंदर एक भावना है जहाँ पे वो दूसरे का केयर करेगा, दूसरों को देखभाल करेगा, दूसरों के बारे में सोचेगा। और अगर ये सही से डेवलप नहीं हुआ तो वो महसूस करेगा कि वो अकेला है, वो अपने आप में ही खोया रहेगा और वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा। ये इसमें की इवेंट क्या है, पेरेंटहुड वर्क। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर हम लोग दूसरे का देखभाल करते हैं। अगर देखभाल कर रहे हैं तो हमारे अंदर जनरेटिविटी आया। अगर देखभाल दूसरे का नहीं कर रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और अकेले रह रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर क्या स्टैग्नेशन डेवलप होगा। अब आता है हमारा 8th स्टेज, मैच्योरिटी, 65 ईयर्स टिल द डेथ। इसमें आता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अगर ये स्टेज सही से डेवलप हुआ तो हमारे अंदर विजडम आता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग अपने सिंपली पास्ट लाइफ को देखते हैं जो हमारा बीत चुका है, और अगर उसको देख के हम सेटिस्फाइड फील करते हैं, पीस महसूस करते हैं और हमें कोई पछतावा नहीं रहता है, तब हमारे अंदर डेवलप होता है इंटीग्रिटी। लेकिन अगर हम लोग पास्ट को देख के थोड़े कड़वे हो जाते हैं, यानी कि हमारा अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं है अपने पास्ट लाइफ में, तब हमारे अंदर क्या आता है, डिस्पेयर, और हम लोग हमेशा दुख में रहते हैं, फंकी हो जाते हैं। कोई भी हमसे बात करता है तो उससे हम बहुत बेरुखी से बात करते हैं। चलिए अब हम पीवाईक्यू क्वेश्चन करते हैं सभी सेक्शन से मिला के। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द प्राइमरी साइकोसोशल क्राइसिस ऑफ इन्फेंसी इज। तो इन्फेंसी हम लोग बोलते हैं 0 से 2 साल, तो इन्फेंसी में 0 से 18 महीना आता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रस्ट टू मिसट्रस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है द वर्च्यू ऑफ विल इज सक्सेसफुली डेवलप्ड ड्यूरिंग विच स्टेज। तो ये हमारा होता है कौन सा स्टेज में, तो दूसरा स्टेज में, जो कि है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंडाउ। फिर आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो है एक 35 साल की ओल्ड महिला फोकस करती है मेंटरिंग में अपने जूनियर कलीग्स को और साथ ही साथ बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है। एरिक्सन वुड से शी इज सक्सेसफुली नेविगेटिंग। तो ये कौन सा होगा, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन में ये होता है कि हम लोग दूसरा का केयर करते हैं, दूसरों को पालते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और अपना लेगेसी छोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, an adolescent who experiments with different fashion styles, friend groups and career ideas is primarily trying to resolve। तो हम लोग को पता है ये हमारा आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में, जहाँ पे हम अलग अलग पाथ को ट्राई करते हैं ताकि हम एक अच्छे से पाथ को जोड़ सके और अपना एक आइडेंटिटी बना सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द सेंट्रल वर्च्यू ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ मैच्योरिटी। तो ऑप्शन ए है केयर। मैच्योरिटी का बात करता है वो भी फाइनल स्टेज का, फाइनल स्टेज से ही पता चल रहा है कि हमारा लास्ट स्टेज का बात कर रहा है, और उसमें हमारा किस में आता है, विजडम। अब आता है हमारा छठा क्वेश्चन, एक 4 साल का बच्चा जो है वो लगातार डिस्टर्ब करता है अपनी माँ को और पूछता है क्यों, एंड ट्राइज टू बिल्ड अ फोर्ट विद चेयर। सबने चेयर से मिला के किला बनाने की कोशिश कर रहा है। इफ हर मदर हार्शली स्कोल्ड्स हर एंड टेल्स हर टू बी क्वाइट, द चाइल्ड इट इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग। मतलब बार बार माँ को डिस्टर्ब कर रहा है, पूछ रहा है क्यों क्यों, और चेयर से क्या बनाना चाहता है, फोर्ट, जिसकी वजह से माँ ने उसको बहुत ही बुरी तरीके से डांटा। तो इससे क्या डेवलप होने का रिस्क है, तो इससे क्या रिस्क होगा, गिल्ट। बच्चे में अगर वो सपोर्टिव रहती माँ तो वहाँ पे इनिशिएटिव डेवलप होता है, बट वहाँ पे डांट रही इसलिए वहाँ पे क्या होगा, गिल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गिल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन और इवेंट मोस्ट क्रिटिकल टू सक्सेस इन द इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज इज। ऑप्शन ए द मदर्स फीडिंग हैबिट, ऑप्शन बी टॉयलेट ट्रेनिंग, ऑप्शन सी स्कूल एंड पीयर्स, एंड ऑप्शन डी रोमांटिक एंड पार्टनरशिप। तो सबसे पहले अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन पूछ रहा है किस स्टेज के लिए, तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफिनिटी। तो इंडस्ट्री और इंफिनिटी डेवलप क्या करता है, कॉम्पिटेंस। और ये कौन सा स्टेज में होता है, तो स्कूल और पीयर्स में। जब बच्चा स्कूल जाता है वहाँ पे अगर वो अच्छा से काम करेगा, पेरेंट्स टीचर अगर सबको तारीफ करेंगे तो वो काम को दिल लगा के करेगा और उसके अंदर एक एबिलिटी डेवलप होता है, मतलब कॉम्पिटेंस डेवलप होता है। लेकिन अगर वो नहीं करे तो फिर उसके अंदर इंफिनिटी आता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कूल एंड पीयर्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, एरिक्सन बिलीव दैट सक्सेसफुली फॉर्मिंग a deep committed romantic relationship requires first achieving a strong sense of। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग सेंस आना चाहिए, तो आइडेंटिटी का। अगर आपके पास एक आइडेंटिटी, मतलब कि आप पहचान चुके हैं आपका रोल क्या है,
और अगर आप पहचान चुके रोल क्या है तो आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जा सकते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइडेंटिटी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। A 70-year-old man looks back on his life with a sense of satisfaction and acceptance, feeling he has lived a meaningful life. Erickson would say he has achieved। तो सिंपल सा अगर हम लोग पास्ट में देखते हैं, अगर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हमारे अंदर विजडम आता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ईगो इंटीग्रिटी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ईगो इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 10। Which parental behavior is most likely to hinder a toddler's development of autonomy? Option A, setting consistent bedtimes. Option B, allowing the toddler to choose their own clothes. Option C, doing everything for the toddler to avoid messes. Option D, encouraging the toddler to feed themselves। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डूइंग एवरीथिंग फॉर द टोडलर टू अवॉइड messes। मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग बच्चे को जो काम कर रहे हैं अगर हम वो करने दे, अगर थोड़ी गलतियां होती भी है तो हम उसको सपोर्ट करें, उसको गाइड करें कि कैसे वो नहीं होगा। अगर वो आप करते हैं तो आप उसमें ऑटोनॉमी डेवलप करिएगा, नहीं तो उसके अंदर आ जाएगा सेम एंड डाउट। तो यहाँ पे कौन सा हिंड्रेंस आएगा, तो ऑप्शन सी, कि अगर कुछ भी बच्चा कर रहा है तो आप उसको अवॉइड कर रहे, मत करने दे रहे, नहीं करने दे रहे, तो इसके अंदर सेम डेवलप हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग ऑप्शन सी होगा आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11। द वर्च्यू ऑफ फिडेलिटी, द एबिलिटी टू कमिट टू अदर्स एंड वंस वैल्यूज इज गेन्ड ड्यूरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडोलेसेंस। मतलब एडोलेसेंस का स्टेज होता है जहाँ पे वो रोल सिर्फ अपना रोल बनाना चाहता है, मतलब एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है। अगर वो आइडेंटिटी बना लिया तो उसके अंदर एक एबिलिटी आता है जिसमें वो अपना वैल्यूज, अपना एथिक्स और अपना एक आइडेंटिटी बना लेता है और उसी को फॉलो करता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एडोलेसेंस। यहाँ पे फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुल या लॉयल्टी किसके प्रति, तो अपने बनाए गए आइडेंटिटी और अपने बनाए गए लॉयल्टी के ऊपर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। A young adult who avoids close relationship out of fear of losing their own identity is most likely experiencing। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोलेशन। अगर आप इंटीमेशन और आइसोलेशन में जाते हैं कि अगर लॉन्ग रिलेशनशिप आप बना चुके हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो आपके अंदर इंटीमेशन आता है, लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे तो आपके अंदर एक डर बैठ जाता है कि आप कभी भी कमिट नहीं कर पाएंगे, आप रिलेशनशिप में नहीं आ पाएंगे, आपका लाइफ जो है कभी भी एक्सपीरियंस वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे अंदर जनरेट क्या होता है, आइसोलेशन का फीलिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आइसोलेशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13। द एपिजेनेटिक प्रिंसिपल इन एरिक्सन्स थ्योरी मींस दैट। तो ऑप्शन ए कहता है ओनली चाइल्डहुड स्टेजेस मैटर फॉर पर्सनालिटी। ऑप्शन बी कहता है ईच स्टेजेस बिल्ड्स अपॉन द सक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ प्रीवियस स्टेजेस। ऑप्शन सी, स्टेजेस कैन बी स्किप्ड विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। ऑप्शन डी, बायोलॉजी इज द ओनली फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट। इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन बी, कि हर एक स्टेज जो है वो बिल्ड होता है दूसरे स्टेजेस या फिर प्रीवियस स्टेजेस के रिजोल्यूशन पे कि वो कितना सक्सेसफुल हुआ। अगर प्रीवियस स्टेज में अगर वो सही से डेवलप नहीं हुआ तो सेकंड स्टेज का डेवलपमेंट जो है वो हिंड्रेंस के रूप में आता है। तो एपिजेनेटिक प्रिंसिपल सिंपल सा कहता है कि हर एक स्टेज जो होता है उसके अर्लियर स्टेज पे बेस्ड करता है। अगर अर्लियर स्टेज अच्छे से डेवलप हुआ तो उसके बाद वाला स्टेज जो होगा वो भी अच्छे से डेवलप होगा। लेकिन वो पहला अगर डेवलप अच्छे से नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा स्टेज पूरा हिंडर करे, थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन एक दूसरे से बेस रहता है। अर्लियर स्टेज जो है वो फाउंडेशन होता है सेकंड स्टेज के लिए या नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ईच स्टेज बिल्ड्स अपॉन द सक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ प्रीवियस स्टेजेस। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। An 8-year-old boy feels proud after finishing a challenging science project. According to Erickson, this success fosters a sense of, मतलब एक 8 साल का बच्चा है, मतलब कि वो स्कूल जाता है तो आप जानते हो उसमें इंडस्ट्री में से सिंसियरिटी आता है, और वो क्या किया, प्रोजेक्ट बनाया और उसको बना के वो बहुत प्राउड फील कर रहा था। इसका ऑब्वियस आंसर है, किसका आंसर होगा, इंडस्ट्री, मतलब ऑप्शन बी। अब आता है हमारा 15वां क्वेश्चन। अ मिडिल एज्ड अडल्ट हु फील्स बोर्ड, सेल्फ एब्सॉर्ब्ड एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द यंगर जनरेशन इज लाइकली स्ट्रगलिंग। मतलब एक मिडिल एज का इंसान वो बोर फील कर रहा है, वो सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है, अपने आप को सेंटर में रखता है, वो दूसरे लोगों से, ये यंगर जनरेशन क्या हो चुका है, डिसकंटेंट हो चुका है, मतलब अलग थलग रहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टैग्नेशन। क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, अ न्यूबॉर्न हु इज फेड इनकंसिस्टेंटली एंड फ्रीक्वेंटली लेफ्ट इन अ वेट डायपर इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप बेसिक सेंस ऑफ, तो मिसट्रस्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा मिसट्रस्ट। कि अगर एक छोटा बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी, अगर उसको आप सही टाइम पे खाना नहीं खिला रहे, फ्रीक्वेंटली उसका जो डायपर है छोड़ दे रहे हैं, साफ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट की भावना जागेगी। अगर वो सब काम आप अच्छे से करते तो ट्रस्ट की भावना जागती, लेकिन नहीं कर पा रहे तो मतलब मिसट्रस्ट बनेगा। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मिसट्रस्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17।
द साइकोसोशल क्राइसिस ऑफ द प्री स्कूल ईयर, मतलब कि 3 से 5 साल का जो स्टेज होता है उसको प्री स्कूल कहते हैं, और उस टाइम में जो क्राइसिस होता है वो कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। एक टीनेजर हु ब्लाइंडली अडॉप्ट्स द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस व्यूज ऑफ देयर पेरेंट्स विदाउट एनी पर्सनल एक्सप्लोरेशन इज डिस्प्लेइंग व्हाट एरिक्सन कॉल्ड, मतलब कि सिंपल सा एक टीनेजर है जो अपने माँ बाप जो पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज है उसको मान ले रहा है और उसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और वो अपना पर्सनल एक्सप्लोरेशन कर ही नहीं रहा। ये क्या दिखा रहा है? इसको एरिक्सन हम क्या बोलते हैं? तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी फॉर क्लोजर। इसको दिया किसने था? एरिक एरिक्सन। मतलब जहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे जो एल्डर्स जो मान रहे हैं उसी बात को ऑटोमेटिक मान लेते हैं और एक्सप्लोर नहीं करते हैं अदर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द वर्च्यू ऑफ लव is the positive outcome of which stage? Option A, generativity versus stagnation. Option B, intimacy versus isolation. Option C, identity versus role confusion. Option D, ego integrity versus despair. तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? इंटीमेसी आइसोलेशन। ये वो टाइम होता है जब हम लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं और इसी से हम लोग का क्या डेवलप होता है? तो लव। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एरिक्सन कंसीडर एन एक्ट ऑफ जनरेटिविटी? मतलब कि हम लोग जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जनरेटिविटी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? दूसरों को देखभाल करना, केयर करना। तो आप देखते हैं, तो शादी करना, गेटिंग मैरिड। ऑप्शन बी, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट करियर पाथ्स। तीसरा ऑप्शन है वॉलंटियरिंग टू कोच अ यूथ सॉकर टीम, मतलब कि दूसरों का देखभाल करना। ऑप्शन डी, रिफ्लेक्टिंग ऑन चाइल्डहुड मेमोरीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, कोच अ यूथ सॉकर टीम। आप क्या कर रहे हैं? आप ट्यूटरिंग कर रहे हैं किसको? यंग सॉकर टीम का। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। ये एग्जांपल है जनरेटिविटी का। अब आता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21, फेलियर टू सक्सेसफुली रिसॉल्व द ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज कैन लीड टू विच मैलएडेप्टिव टेंडेंसी इन अडल्टहुड? मतलब सिंपल सा है कि अगर हम लोग का ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा हमारे अडल्टहुड एज में? तो ऑप्शन ए है इनहिबिशन, मतलब कि होल्डिंग बैक, हम अपने आप को रोक के रखेंगे, करने नहीं देंगे। ऑप्शन बी, विड्रॉवल, अवॉइडिंग पीपल एंड सिचुएशन और पीपल को हम लोग अवॉइड करेंगे। ऑप्शन सी है रूथलेसनेस, टेकिंग ओवर। ऑप्शन डी, नैरो वर्चुअसिटी या फिर ऑब्सेसिंग ओवर वन स्किल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विड्रॉवल, अवॉइडिंग पीपल एंड सिचुएशन। क्योंकि ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट हमें ये सिखाता है कि हम लोग दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं, तो हम लोग इसमें क्या करें? भरोसा नहीं कर रहे। इनहिबिशन और होल्डिंग बैक किस में आता है? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या फिर इनिशिएशन वाला में। चलिए ठीक है, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विड्रॉवल। क्वेश्चन नंबर 22, एन एल्डरली पर्सन हु एक्सप्रेसेस डीप रिग्रेट, बिटरनेस एंड फियर ऑफ डेथ इज एक्सपीरियंसिंग। तो ऑब्वियस सा है, अगर वो पास्ट में देख रहा है और उसमें बिटरनेस आ रहा है, पछतावा आ रहा है और वो डेथ से डर रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्पेयर, मींस ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23, द की इवेंट ऑफ फोकस दैट डिफाइंस द ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड आउट स्टेजेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टॉयलेट ट्रेनिंग या फिर सेल्फ कंट्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप टॉयलेट ट्रेनिंग सही से देते हैं, सेल्फ कंट्रोल उसको सिखाते हैं, ना कि उसको डांटते मारते हैं, तो उसमें ऑटोनॉमी डेवलप होगा। और अगर आप वो सब करते हैं तो उसमें क्या होगा? सेम होगा। तो इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टॉयलेट ट्रेनिंग एंड सेल्फ कंट्रोल। अब आता है इरिक्शन 24th क्वेश्चन। इरिक्शन का स्टेज जो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफिनिटी, वो ज्यादातर कॉरेस्पॉन्डेंस करता है किस एज ग्रुप से? तो क्या है? इंडस्ट्री वर्सेस इंफिनिटी, ये हमारा आता है स्कूल एज में। तो स्कूल एज हमारा कब होता है? 5 से 12 साल। तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 5 से 12 साल। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्चुअस अकॉर्डिंग टू एरिक्सन? ऑप्शन ए, होप, विल, पर्पस, कॉम्पिटेंस, फिडेलिटी, लव, केयर एंड विजडम। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा लास्ट ऑप्शन, यानी कि सबसे साइड वाला विजडम। तो चारों में हम लोग का लास्ट में विजडम है। अब पहला का हम लोग को देखना होगा कि शुरुआत हमारा किससे होता है? होप से। तो इसमें होप किसमें? 2 ऑप्शन में, ए और ऑप्शन सी। होप के बाद फिर आता है विल। तो अगर विल हम देखें तो सिर्फ ऑप्शन ए में, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो होप, विल, उसके बाद पर्पस, फिर कॉम्पिटेंस, फिर फिडेलिटी, फिर लव, फिर केयर एंड फाइनली विजडम। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। Thank you for watching this video. If you like the video, please like it and subscribe our channel. If you have any doubt or if you need any other videos on any other topic, you can comment in the box. Thank you.